विशेषज्ञों को डर है कि सोलर मिनिमम इस बार भी 300 साल पहले जैसे वह हालात ना पैदा कर दे जब धरती के ज़्यादातर हिस्से ठंड से जम गए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे सोलर मिनिमम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। हमारा सूरज मध्यम हो रहा है। किसी गीतकार की कल्पना से मिलती जुलती यह बात असल में एक वैज्ञानिक सच है जिसे सोलर मिनिमम कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य की सतह पर होने वाली सोलर एक्टिविटी या सौर गतिविधियों में कमी आ जाए। अब सवाल है कि सोलर एक्टिविटी क्या होती है और यह कैसे घटती या बढ़ती है। असल में सूरज एक ऐसा सितारा है जिस पर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसें यानी प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा अलग अलग कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार गति करते रहते हैं। भौतिक विज्ञान की एक सामान्य सी अवधारणा कहती है कि यदि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसें या तरंगें किसी निश्चित पैटर्न में गति करें तो चुंबकीय बल पैदा कर देती हैं और इस बल के प्रभाव वाला क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस तरह सूरज पर बहुत सारे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र अस्तित्व में आते रहते हैं। सूरज पर जिस तरह गैसें इधर से उधर प्रवाहित होती रहती हैं, आपस में टकराती हैं, घुलती मिलती हैं, ठीक उसी तरह इनकी गति के कारण पैदा हुए चुंबकीय क्षेत्र भी अक्सर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं और कुछ अपनी क्षमता से ज़्यादा खिंच जाते हैं। इस सब के चलते सूर्य पर एक बड़ी हलचल पैदा हो जाती है जो सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इंजेक्शन और सन स्पॉट जैसी कई सौर घटनाओं को जन्म देती हैं। इन सभी को ही सामूहिक रूप से सोलर एक्टिविटी या सौर गतिविधि कहा जाता है। इनमें से पहले सन स्पॉट को समझते हैं। दरअसल सूर्य के भीतरी हिस्सों में लगातार नाभिकीय क्रियाएं यानी नाभिकीय संलयन चलती रहती है। इससे जो ऊष्मा मुक्त होती है वो अपने आसपास मौजूद गैसों को गर्म कर देती है। ये गैसें अपनी स्वाभाविक प्रकृति के चलते ऊपर यानी सतह की ओर उठती हैं, जबकि सतह पर मौजूद अपेक्षाकृत ठंडी गैसें नीचे की तरफ गति करती हैं। फिर एक निश्चित अंतराल के बाद इन गैसों की तासीर बदलने लगती है। सतह पर पहुंचने वाली गर्म गैसें ठंडी हो जाती हैं और सूरज के गर्भ की गर्मी पाकर ठंडी गैसें गर्म हो जाती हैं और ये फिर से आपस में जगह बदल लेती हैं। इस तरह यह घटनाक्रम बिना रुके चलता रहता है। लेकिन इस चक्र की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं वह कई बार आपस में उलझकर इतने घने हो जाते हैं कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में गैसों के मार्ग को ही अवरुद्ध कर देते हैं। नतीजतन सूर्य की सतह पर कुछ हिस्से ऐसे छूट जाते हैं जहां तक गर्म गैसें पहुंच नहीं पाती, जबकि उनके आसपास के क्षेत्र में वह अपनी जगह बना लेती हैं। इस तरह ये हिस्से अपेक्षाकृत ठंडे रह जाते हैं और काले रंग के धब्बे जैसे नज़र आते हैं। इन्हीं धब्बे को सन स्पॉट कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से 1609 में टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो गैलीली और उनके बाद क्रिस्टोफर साइनर ने देखा था। जानकारी के मुताबिक ये सन स्पॉट आकार में हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हो सकते हैं। इनका चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी से कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक बड़े सनस्पॉट का तापमान 3700 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। कहने सुनने में यह आंकड़ा भले ही बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन सूर्य की सतह के करीब 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान की तुलना में बहुत ही कम होता है। इन सन स्पॉट्स के आसपास मौजूद बहुत सघन और अव्यवस्थित चुंबकीय क्षेत्र अपने अंदर बहुत सारी ऊर्जा भी समाहित कर लेते हैं, जो एक सीमा के बाद जब बाहर निकलती हैं तो विस्फोटक लपटों की शक्ल ले लेती हैं। इन्हें ही सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। कभी कभी इन सोलर फ्लेयर्स के साथ कोरोनल मास इंजेक्शन भी सूर्य की सतह से बाहर निकलते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन असल में विकिरणों और प्रकाश के बड़े बड़े बुलबुले होते हैं जो फ्लेयर्स की ही तरह बहुत तीव्र विस्फोट के साथ अंतरिक्ष में फैल जाते हैं।
चूंकि वैज्ञानिक और शोधकर्ता अभी तक सूरज के अंदरूनी हिस्सों में घटने वाली कई क्रियाओं के बारे में पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, इसलिए सूर्य की बाहरी सतह पर होने वाली घटनाओं जैसे कि सनस्पॉट को देखकर ही इस सितारे पर चल रही गतिविधियों का अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन अब इन सनस्पॉट की संख्या घट गई है। इसका सीधा मतलब है कि सूर्य पर उतने चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन पा रहे हैं, और ऐसा तभी हो सकता है जब प्लाज्मा का प्रवाह रुकने लग जाए। कुल मिलाकर इस सब को सूरज पर चलने रहने वाली सौर गतिविधियों के कम हो जाने के इशारे के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ऐसा होना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सूर्य कुछ इस तरह गति करता है कि तकरीबन 11 वर्ष के अंतराल में उसके उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं और अगले 11 साल में फिर से परस्पर जगह बदल लेते हैं। सतत रूप से चलते रहने वाले इस क्रम को सोलर साइकिल या सौर चक्र कहा जाता है। सूर्य के ध्रुवों के परस्पर स्थान बदल लेने से उस पर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र भी पूरी तरह पलट जाते हैं। जाहिर तौर पर इस घटना का सीधा प्रभाव सौर गतिविधि पर पड़ता है। सौर चक्र के 11 वर्ष के अंतराल में एक समय ऐसा आता है जब सूर्य पर सौर गतिविधियां सर्वाधिक होती हैं। इसे सोलर मैक्सिमम कहते हैं। और कुछ समय ऐसा होता है जब सोलर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसे हम सोलर मिनिमम के तौर पर जान ही चुके हैं। सौर चक्र की गणना का आधार वर्ष 1755 माना जाता है, यानी पहला सौर चक्र 1755 से 1766 तक चला था। हम अभी 25वें सौर चक्र के दौर में हैं। इसकी शुरुआत 2019 के आखिरी महीनों में हुई थी और इसके 2030 तक चलने का अनुमान है। यदि पिछले यानी 24वें सोलर साइकिल की बात करें तो उसमें अप्रैल 2014 में सोलर मैक्सिमम की स्थिति बनी थी, जब सूरज की सतह पर 82 सनस्पॉट देखे गए थे, और 2009-10 के दौरान सोलर मिनिमम देखने को मिला था। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में इस सोलर मिनिमम को खतरे की घंटी माना जा रहा है। ये रिपोर्ट बताती हैं कि 2020 शुरू होने के बाद से मई के मध्य तक 100 से ज़्यादा दिन ऐसे गुजर चुके हैं जब सूर्य की सतह पर कोई सनस्पॉट नहीं दिखाई दिया, यानी इस दौरान करीब 75% समय सूर्य पर बिना किसी गतिविधि के ही गुजर चुका है। 2019 में यह आंकड़ा 77% था। तब साल के 281 दिन सनस्पॉट नज़र नहीं आए थे। लगातार 2 वर्षों में इतने समय तक किसी सौर गतिविधि का ना दिखना चिंता की बात मानी जा रही है। अमेरिकी खगोल विज्ञानी डॉक्टर टोनी फिलिप्स के मुताबिक इस बार हमें पिछली एक सदी के सबसे गहरे सोलर मिनिमम का सामना करना पड़ सकता है। हमारे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर हो चुका है। इस बात का एक बड़ा नुकसान यह हो सकता है कि सुदूर ब्रह्मांड से आने वाली जिन कॉस्मिक किरणों को पहले सूरज का चुंबकीय क्षेत्र रोक लिया करता था, वह हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों की तरह सीधी पृथ्वी तक भी पहुंचने लगेंगी और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र और जीवों पर विपरीत असर डाल सकती हैं। इसके अलावा ये तीक्ष्ण कॉस्मिक किरणें हमारी कई अंतरिक्ष परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों को इससे भी बड़ा डर इस बात का है कि कहीं ये सोलर मिनिमम कुछ वैसे ही हालात खड़े न कर दें जो 1645 से 1715 तक और 1790 से 1830 के बीच देखने को मिले थे। इन दोनों अवधियों में हुए सोलर मिनिमम को क्रमशः माउंडर और डाल्टन मिनिमम के नाम से जाना जाता है। इनमें से माउंडर मिनिमम को तो लिटिल आइस एज भी कहते हैं। तब यूरोप और उत्तरी अमेरिका भयंकर सर्दी की चपेट में आ गए थे। कई बंदरगाहों को मीलों तक समुद्री बर्फ़ ने ढक लिया। ज़मीन पर कई फीट ऊंची बर्फ़ जम गई थी। दुनिया के कई हिस्सों में अकाल पड़ा और खेती चौपट हो गई। चीन में उस साल गर्मी की फसलें पनप ही नहीं पाई थी। कुछ ऐसा ही हाल डाल्टन मिनिमम के समय भी हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज्वालामुखी विस्फोटों ने कोड़ में खाज का काम किया। इनमें से एक विस्फोट 10 अप्रैल 1815 को इंडोनेशिया के तंबोरा में भी हुआ, जिसे आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ज्वालामुखी त्रासदी माना जाता है। इस घटना में करीब 1 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। तब चेन्नई जैसे शहर का भी तापमान माइनस में चला गया था।
जो कि आमतौर पर सर्दियों के दिनों में भी गर्म रहता है। उस साल दुनिया के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का मौसम ही नहीं आया था। लेकिन राहत इस बात की है कि कई विश्लेषक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इस बार हमें माउंडर या डाल्टन मिनिमम जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। सौर विज्ञानी अलेक्जेंडर शॉपिरो भी इनमें से एक हैं। वे सोलर सिस्टम रिसर्च से जुड़े जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट को अपनी सेवाएं देते हैं। शॉपिरो बताते हैं कि पिछले 50 साल में कई बार असामान्य सौर गतिविधियां देखने को मिली हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही है। यह सही है कि ये सौर चक्र पिछले 4 चक्रों से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन ये उतना कमज़ोर साबित नहीं होगा जैसा कि कई लोग कयास लगा रहे हैं। यदि हम सौर गतिविधियों के पिछले 1000 साल के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सौर चक्र हमें डरने की कोई वजह नहीं देता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सौर चक्र 25 की शुरुआत भले ही धीमी हो सकती है, लेकिन 2023 से 2026 के बीच एक दमदार सोलर मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इस चक्र के अन्य वर्षों के अतिरिक्त इन 3 साल के अंतराल में ही 95 से 130 तक सन स्पॉट नज़र आ सकते हैं। यह संख्या इसलिए संतोषजनक मानी जा सकती है क्योंकि 11 वर्ष के पूरे सौर चक्र में औसतन 140 से 220 सन स्पॉट नज़र आते हैं। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के विश्लेषकों का मानना है कि सौर चक्र 25 बीते 4 सोलर साइकिल के कमज़ोर रहने का क्रम तोड़ने वाला साबित होगा। वहीं कुछ अन्य सौर वैज्ञानिकों के मुताबिक यदि कोई बड़ा सोलर मिनिमम घटित होता भी है तो उसकी भूमिका पृथ्वी पर उस अतिरिक्त गर्मी को कम करने तक ही सीमित रहेगी जो तमाम इंसानी गतिविधियों के चलते यहाँ पैदा हुई है। इन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्य दशकों तक चलने वाले सोलर मिनिमम से भी 6 गुना ज़्यादा गर्मी पृथ्वी पर पैदा कर चुके हैं। बहरहाल इस पूरी चर्चा को यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग यूके में स्पेस फिजिक्स के प्रोफेसर मैथ्यू ओवेंस के शब्दों में समेटा जा सकता है। न्यूज़वीक नाम की एक अमेरिकी समाचार संस्था को लिखे एक ईमेल में ओवेंस कहते हैं, यूँ तो सोलर मिनिमम की घटना सामान्य सौर चक्र का हिस्सा है, लेकिन मौजूदा मिनिमम उतना सामान्य भी नहीं है। यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो सबसे लंबा मिनिमम बन सकता है, पर अभी से इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि ठीक पिछला सोलर मिनिमम जो कि 2009 से 10 था वही इससे लंबा था। पिछले सौर चक्रों को देखते हुए मुझे स्थिति में जल्द सुधार की उम्मीद नज़र आती, लेकिन इस बारे में भी अस्पष्ट तौर पर हम कुछ कह पाने को जल्दबाजी समझेंगे। सूरज हमें कभी भी चौंका सकता है। थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम साथ ही उसके इम्पैक्ट के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।